तो चलिए आज बात कर लेते हैं कुंडली के राजयोग के बारे में। यानी कि आप अपनी खुद की कुंडली देखकर ये जान सकते हो कि आपकी कुंडली में कौन सा राजयोग है और कौन सा राजयोग आपको क्या फल देने वाला होता है। अगर राजयोग है वो कब एक्टिवेट होगा, क्या सीन है, चलिए आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो नवग्रह ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, वीडियो को अभी की अभी लाइक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। अगर कुछ भी डाउट आता है आपको इस लेक्चर से रिलेटेड या फिर अगर आपको अपनी कुंडली का कंसल्टेशन चाहिए, परामर्श चाहिए, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पॉजिटिव शर्मा 23 पर जाकर मैसेज कर सकते हैं। कुंडली में राजयोग बहुत सारे होते हैं, देखो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं आज इस नोट्स के अंदर, तो इनमें से कुछ ही कवर कर पाएंगे, फिर दूसरे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। चलिए सबसे पहला बात कर लेते हैं कुंडली का राजयोग, बुध आदित्य राजयोग के बारे में। बुध यानी कि बुध ग्रह, आदित्य यानी कि सूर्य। कुंडली में जब भी बुध और सूर्य एक साथ बैठे हुए होते हैं, बुध के साथ सूर्य एक साथ बैठ जाए कुंडली में और दोनों के बीच में अगर फर्क हो तो सिर्फ 10 डिग्री का ही अंतर होना चाहिए। दोनों के बीच में अगर आपको बुध आदित्य राजयोग चाहिए, देखो सूर्य के साथ बुध तो इन जनरल बैठा ही रहता है सभी लोगों की कुंडली में, लेकिन ये राजयोग बना रहा है या नहीं तो ये कैसे जानेंगे? बुध और सूर्य की डिग्री देखेंगे। यदि मान लिया कि बुध तो है 10 डिग्री का और जो सूर्य है वो 20 डिग्री का है, तो दोनों के बीच में 10 डिग्री का ही अंतर आ गया। पहली चीज तो ये देखनी है। दूसरा, अगर ये राजयोग केंद्र में बन जाए, यानी कि सूर्य के साथ बुध पहले, चौथे, 7वें या 10वें घर में बन जाए तो ये आपको ज्यादा फल देता है। और अगर ये ही राजयोग यानी कि कुंडली में बुध और सूर्य कहीं पर भी 1 नंबर की गिनती में, 3 नंबर की गिनती में, 5 नंबर की गिनती में और 6 नंबर की गिनती में बैठ जाए तो आपको बहुत अच्छा फल देंगे। 3 और 6 बुध के नंबर होते हैं, 5 जो नंबर है वो सूर्य का नंबर होता है। 1 नंबर पर ये ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। सॉरी। पहला राजयोग ये। कुंडली का दूसरा राजयोग बात कर लेते हैं महाभाग्य राजयोग के बारे में। महाभाग्य राजयोग देखो, पुरुष की कुंडली में अलग से देखा जाता है और स्त्री की कुंडली में अलग से देखा जाता है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको। देखो आपको क्या करना है, क्या होना चाहिए। देखो पुरुष का जन्म तो है वो होना चाहिए दिन में। इस राजयोग के लिए, महाभाग्य राजयोग के लिए पुरुष का जन्म होना चाहिए दिन में, स्त्री का जन्म होना चाहिए रात में यानी कि नाइट में। और दूसरी चीज क्या देखेंगे, सूर्य के लिए, सूर्य कह रहा हूं मैं, मेल के लिए यानी कि पुरुषों के लिए हम देखेंगे सूर्य, चंद्रमा और लग्न, यानी कि लग्न यानी कि हमारा पहला घर। ठीक है, इसके साथ में हम क्या देखेंगे, सूर्य और चंद्रमा। क्या क्या लिखा मैंने, लग्न। आपके लग्न के अंदर, सूर्य के अंदर जहां पर सूर्य लिखा हुआ है वो, और चंद्रमा, यानी कि यदि ये 3 चीजें लग्न में, यदि आपके में विषम राशि लिखी हुई है, विषम राशि का मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11, अगर ये राशियां लिखी हुई है आपके लग्न में यानी कि पहले घर में, तो ये माना जाएगा। सूर्य के साथ सूर्य जो है वो भी इन्हीं राशि में से किसी एक राशि में हो, चंद्रमा भी इन्हीं राशि में से किसी एक राशि में हो, तो आपका ये महाभाग्य योग बन जाता है। पुरुषों के लिए बता रहा हूं, दिन का जन्म होना चाहिए, लग्न, सूर्य और चंद्रमा विषम राशि में होने चाहिए। यही अगर मैं बात करूं स्त्री के बारे में, तो आपका जन्म रात में होना चाहिए और लग्न, सूर्य, चंद्रमा होने चाहिए विषम राशि के अंदर, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 और 12। इन गिनतियों के अंदर जो है वो आपका महाभाग्य राजयोग बना देता है। लग्न देखना है, पहले घर में कौन सी गिनती लिखी हुई है उसके हिसाब से आपने चेक कर लेना है। इसके बाद तीसरा राजयोग के बारे में बात करते हैं। तीसरा राजयोग है आपका पुष्कल राजयोग। पुष्कल योग। पुष्कल योग कैसे बनता है, देखो चंद्रमा जिस राशि में बैठा हुआ है, आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी राशि में बैठा हुआ हो सकता है। ठीक है, उस राशि का स्वामी आपने देख लेना है। हो सकता है कि चंद्रमा यहां पर बैठ जाए आपकी कुंडली में, ठीक है, और चंद्रमा बैठा हुआ है यानी कि मान लो 5 नंबर की गिनती में, तो 5 नंबर की राशि का स्वामी होता है सूर्य। ठीक है, तो क्या देखना है कि चंद्रमा जिस राशि में बैठा हुआ है उस राशि का स्वामी यदि लग्न में बैठ जाए, चतुर्थ भाव में बैठ जाए, लग्न में यानी कि पहले घर में, चतुर्थ भाव में यानी कि यहां पर, फिर इसके बाद पंचम में, सप्तम में, नवम में और दशम में, अगर यहां पर बैठ जाता है भाव में बलवान और उच्च का होकर,
बलवान होना चाहिए, यानी कि उसको डिग्री बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसको सपोर्ट मिला होना चाहिए, और उच्च का होना चाहिए। कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का होता है, किस राशि में नीच का होता है, ये ऑलरेडी मैं पहले से बता चुका हूँ, तो आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए। दोबारा से बता देता हूँ, पुष्कर योग की चंद्रमा जिस राशि में बैठा हुआ है उस राशि का स्वामी, स्वामी कैसे निकालते हैं ये भी आपको पता हो चुका होगा। चंद्रमा जिस राशि में बैठा हुआ उस राशि का स्वामी पूरे कुंडली में पहले घर में, चौथे घर में, पांचवें घर में, सातवें, नौवें और 10वें में बैठा हुआ है, और यदि उच्च का होकर बैठा हुआ है तो ये आपका पुष्कर योग बनाता है। इसके बाद बात करते हैं चौथा लक्ष्मी योग के बारे में। लक्ष्मी योग कैसे बनता है? देखो, लग्नेश और नवमेश केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए। लग्नेश यानी कि लग्न का स्वामी कहाँ पर बैठ जाए, या तो यहाँ पर बैठ जाए केंद्र में, या फिर त्रिकोण में। केंद्र कौन सा भाव होता है? पहला, चौथा, सातवां और 10वां। त्रिकोण होता है पहला, तो देखो केंद्र में भी आता है, त्रिकोण में भी आता है। त्रिकोण का भाव होता है 5वां और 9वां। तो पहले घर का स्वामी यदि यहाँ पर बैठ जाए या 5वें 9वें में बैठ जाए तो माना जाएगा। और लग्नेश, इसके साथ साथ लग्नेश भी, लग्नेश बताया मैंने पहले घर का स्वामी, और नवमेश यानी कि 9वें घर का स्वामी, यहाँ पर जो भी गिनती लिखी हुई है उसका स्वामी अगर केंद्र में इन जगह पर 5वें या 9वें गिनती में बैठा हुआ है, सॉरी राशि में बैठा हुआ है, इस हाउस में 5th हाउस है, ये 9th हाउस है, अगर यहाँ पर बैठ जाता है तो आपका लक्ष्मी योग बन जाता है। इसके बाद बात करते हैं पांचवा मालिका योग के बारे में। मालिका योग, देखो आपकी कुंडली में यदि 7 ग्रह राहु केतु के अलावा एक साथ बैठ जाएं, या एक ही क्रम में बैठ जाएं, एक ही क्रम में हो, यानी कि 7 ग्रह यहाँ पर एक तरीके से लगातार यूं बैठ जाए, या फिर एक ही घर में बैठ जाए, ठीक है, एक साथ बैठ जाए, यानी कि यहाँ पर 7 ग्रह बैठ जाए, या फिर 7 ग्रह कैसे बैठ जाए? एक क्रम में, जैसे कि एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, पांचवा यहाँ पर, छठा, सातवां, इस तरीके से क्रम में लग जाए, या एक दूसरे के आमने सामने बैठ जाए। 7 ग्रह यानी कि एक दूसरे के आमने सामने बैठ जाए तो क्या बनता है? ये मालिका योग बन जाता है। छठा बात करते हैं शंख योग के बारे में। शंख योग के बारे में 5वें और छठे भाव का स्वामी, ये आपका 5th हाउस है, इस घर का स्वामी और छठे भाव का स्वामी एक साथ बैठ जाए, या एक दूसरे से केंद्र में हो जाए, एक साथ बैठ जाए, इसका स्वामी एक साथ बैठ जाए कुंडली में कहीं पर भी, या फिर एक दूसरे से केंद्र में, एक दूसरे से कैसे में बैठ जाए? केंद्र में। केंद्र कौन सा होता है? चौथा, यानी कि एक दूसरे से लेकर चौथे, 7वें, 10वें, या फिर पहले घर में 1, 4, 7, 10 में बैठ जाए इन गिनती पे, इन वाले घरों में, तो भी ये योग बन जाता है। यानी कि इस घर का स्वामी यदि यहाँ से 1, 4, 7, 10 घर में बैठ जाए, या फिर छठे घर का स्वामी यहाँ से 1, 4, 7, 10 घर में, क्योंकि 1, 4, 7, 10 बोलते हैं केंद्र को, यहाँ पर बैठ जाए तो आपको यही रिजल्ट मिलता है। इसके बाद बात कर लेते हैं 7वां अंश अवतार योग। अंश अवतार योग, अंश अवतार योग क्या कहता है? अंश अवतार योग बोलता है कि शुक्र और बृहस्पति केंद्र में बैठ जाएं। शुक्र और बृहस्पति, देखो शुक्र ग्रह और गुरु ग्रह यदि केंद्र में बैठ जाएं, केंद्र में हो, और लग्न में चर राशि, और जो आपका लग्न है वो चर राशि में, मैं बता चुका हूं चर स्थिर द्विस्वभाव राशियां, देखो चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। चर स्थिर द्विस्वभाव, देखो ये राशियां सारी चर है, ये स्थिर है, ये द्विस्वभाव है, ठीक है। तो क्या बताया मैंने? शुक्र और गुरु ग्रह केंद्र में हो और लग्न में, यानी कि यहाँ पर चर राशि लिखी हुई हो, चर ये राशि यानी कि 1, 4, 7, 10 की राशि लिखी हुई हो, और शनि 7 नंबर की गिनती में हो, शनि ग्रह जो है वो कैसा हो? 7 नंबर की गिनती पे लिखा हुआ हो, तो आपका अंश अवतार योग बन जाता है। चलिए बात अब इसको यहीं पर ही समाप्त करते हैं, बहुत सारे योग बन जाएंगे नहीं तो। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। आपकी कुंडली में इनमें से कौन सा योग है वो मुझे ज़रूर बताइएगा, और अपने लेक्चर्स जो भी मैं आपको देता हूँ उसको आप अपने नोट्स ज़रूर बनाते रहिएगा, ताकि आने वाले टाइम में आपके बहुत काम आ सके, क्योंकि आपको भी एक ज्योतिष बनना है अच्छा। तो चलिए अब इजाज़त दीजिए जाने के लिए। अगर लेक्चर में कोई भी डाउट है, आपको कुछ भी पूछना है, तो आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर जाकर पूछ सकते हैं। यदि अपनी कुंडली का कंसल्टेशन चाहते हो तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर। चलिए दोबारा से मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।